साई समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट संपूर्ण हिंदी साहित्य, जनपदी भाषा साहित्य तथा व्याकरण से संबंधित होगा। इससे पूर्व हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसमें हम 700 से ज़्यादा प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट आज का इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपने देखा होगा कि विगत 1-2 दिन पूर्व जो है यूके ट्रिपल एससी ने पेपर करवाया था, तो उसमें ज़्यादा रचनात्मक क्वेश्चन और तर्क शक्ति पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो यह इस प्रश्न पत्र में भी आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे जो कथन और कारण के आधार पर बनाने की कोशिश की गई है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जिज्ञासा जगेगी कि आने वाले आगामी परीक्षा के लिए हमें इस प्रकार से भी तैयार होना चाहिए। तो देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आज का होगा। संपूर्ण वीडियो आप देखना, बचते लंबी वीडियो जरूर होगी। पहला प्रश्न है, रेशमी टाई और पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक हैं, तो इसका आंसर सही क्या होगा? ए राजकुमार वर्मा, बी सेठ गोविंद दास और सी विष्णु प्रभाकर और डी उपेंद्र नाथ आस्क। तो ए का सही आंसर क्या होगा? आपको मालूम है कि इस प्रश्न का उत्तर रामकुमार वर्मा होगा। काफ़ी बार काफ़ी मतभेद हो जाता है कि प्रथम एकांकीकार किसे माने। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रथम आधुनिक एकांकीकार जो है हम प्रसाद जी को ही मानेंगे, ठीक है। और प्रसाद जी की एक घोट 1930 की जो है उसे ही माना जाता है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा यहाँ से बनता है कि जो पश्चिम विधा से है, पश्चिम विधान से है, नाट्य विधान से या विधा से है, उस पर आधारित इन्होंने अपनी एकांकी लिखी थी, बादल की मृत्यु, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बादल की मृत्यु भी कब की है? 1930 की है। बस आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। देखो, काफ़ी बार कन्फ्यूजन बन जाता और पहले की बना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दोनों में ही, एक में दिया था प्रथम आधुनिक एकांकीकार 2011 या कब का 2 प्रश्न पत्र थे, तो एक में जयशंकर प्रसाद दिया है और दूसरे में जो है प्रश्न पत्र में जो एलटी लेक्चर की बात कर रहा हूँ, दूसरे में क्या दिया है? रामकुमार वर्मा। यहीं से मतभेद होता है कि वास्तव में हम किसे माने और किस प्रश्न पत्र को हम सच्चाई का आधार माने। आपको मालूम है कि 101% सारा प्रश्न पत्र जो भी बनता है, अब आधुनिक आज की बात तो छोड़ो, पूर्व के प्रश्न पत्र जो है उत्तर प्रदेश के पर ही आधारित होते थे। तो महत्वपूर्ण यह है कि अगर पश्चिम एकांकी के आधार पर आता है तो वहाँ पर रामकुमार वर्मा सुनिश्चित रूप से होंगे और नहीं तो प्रसाद होंगे। अब एक बात आती है कि कौन किसे मानता है। अगर हम बात करें तो रामकुमार वर्मा को कौन मानते हैं? रामनाथ मानते हैं, रामनाथ सुमन मानते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्रसाद को कौन मानते हैं? एक तो अज्ञे मैन मानते हैं और दूसरा नगेंद्र मानते हैं। ये दोनों किसको मानते हैं? अज्ञे और नगेंद्र। पहला एकांकीकार किसे मानते हैं? वह प्रसाद को मानते हैं। कुछ एकांकीकार हाँ भारतीय को भी मानते हैं, लेकिन इन दोनों में मतभेद होता, आपको अब स्पष्ट हो चुका होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराला की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1918, 1916, 1923, 1930। तो निराला की पहली कविता जो थी जूही की कली 1916 की थी। तो निराला की काफ़ी बार रचनाएं पूछी जाती है और इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप इन पॉइंटों को भी नोट रख लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध रचना के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साहे और अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? रघुवीर साहे। मतभेद हुआ होगा सक्सेना में, लेकिन निश्चित तौर पर रघुवीर साहे का है। और इनकी दूसरी है, एक सीढ़ियों पर धूप है, ठीक है। सीढ़ियों पर धूप है काफ़ी प्रसिद्ध है, और एक धूप के धान है अलग है, और लोग भूल गए काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका, और लोग भूल गए में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। ये रचनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी, जो भी रचनाएं हैं, जो भी अगर संवाद है, संवादों के चरित्र से संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं, पात्र हैं, सारे सिलेबस से संबंधित है। कोई भी बाहर से क्वेश्चन रखने की कोशिश इस प्रश्न पत्र में विशेष रूप से नहीं की गई है। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है कथन कारक के आधार पर बनाए हैं, और
जब नया प्रश्न पत्र बनता है तो एक अच्छे विद्यार्थी की यही लक्षण होते हैं कि उसको उस और भी अपना ध्यान आकर्षित जरूर देना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, बशर्ते आप अपना देखो, आप 6 महीने 1 साल से पढ़ रहे हैं तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आप एकदम से अपने सिलेबस में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही आयोग कर सकता है। लेकिन वर्तमान को लेकर आपको निश्चित तौर पर चलना होगा कि आने वाले जो भविष्य में है ऐसा प्रश्न पत्र बन सकता है। बाकी आप समझदार हैं, इसको ए कर देना और इसको आर कर देना। ए कथन ए के रूप में लिखा गया है जबकि दूसरा उसके आर कारण के रूप में लिखा गया है। ठीक है, पहला यहां पर ए आर दोनों कर देना आप। भाषा की दृष्टि से कुमाऊं की 5 बोलियां हैं, मानी गई है। ठीक है, दूसरा आर कारण क्या कह रहा है, कुमाऊनी को क्षेत्र के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, पूर्वी कुमाऊनी और पश्चिम कुमाऊनी। अब आपने यहाँ से देखना है कि ये दोनों क्वेश्चन दोनों जो हैं, जो कारण और कथन और कारक हैं, ये गलत हैं, सही है। आर जो है आर सही है, ए गलत है। आर ए दोनों गलत हैं, आर और ए दोनों सही हैं। आर गलत है और ए सही है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। कथन और कारण में ये सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है और थोड़ा समय आपका लगता है। दूसरा यह होता है कि आपको व्याख्यात्मक अध्ययन जरूर होना चाहिए। कोई भी पाठ है उसकी भूमिका, उसके चरित्र और उसकी मुख्य भूमिका के अंदर आपको पढ़ना होगा। निश्चित तौर पर तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, नहीं तो सिंपल रूप से यह सिंपल ही पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। निश्चित तौर पे इसका दोनों सही है, आर भी सही और ये भी सही है। ए आर दोनों कर सकते हो, मतलब दोनों ही सही है इसका। ठीक है ना। दूसरा, इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन अगर आपने भाषा बोली के अंतर्गत उसी क्वेश्चन से लिया गया है तो कारण भी उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन का आधार दूसरा होना चाहिए जो एक सेम रूप से क्वेश्चन बनता है। इसमें एक ऑप्शन इस प्रकार से भी आता है कि आर ए सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है, वहाँ पर दिक्कत होती है और वहाँ पर मिलता जुलता क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, वो नेट में बनते हैं। ठीक है, तो बस आपने क्या देखो, निश्चित तौर पर 5 बोलियों का आधार है, ये आपके बुक में दिया गया है। कुमाऊनी क्षेत्र के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन बन रहा होगा, लेकिन कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। 2 ही बोलियों को आधार बनाया गया है, पश्चिम और पूर्व और पश्चिम। पूर्व की बात करें तो 4 बोलियों को और पश्चिम की बात करें तो 6 बोलियों को आधार दिया गया है। हाँ, तिल्लोचंद की बात करें तो तिल्लोचंद की अगर बात आएगी तो कुमाऊनी भाषा वैज्ञानिक थे, विशेष रूप से इनका उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार आएगा तो कुमाऊनी बोली को उन्होंने 4 भागों में बांटा। ठीक है, पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन अगर आ जाएगा कि कुमाऊं क्षेत्र के जो विशेष रूप से तो 2 ही बोलियां आएगी, पूर्व और पश्चिम आएगी, तब 12वां बोलियां नहीं आएगी, उसके अंतर्गत 10वीं बोली आएगी। और बाकी आप पूर्व की बोलियों को तो जानते ही हैं, तो इस आधार पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका। बस कथन कारण के से आप इस क्वेश्चन को देख लेना कि इस प्रकार से आंसर भी और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ए पूस की रात, बी ठाकुर का कुआं, सी छोटा जादूगर और डी बड़े भाई साहब। तो इसका आंसर सी होगा, छोटे जादूगर। तो यह आंसर प्रेमचंद का नहीं होगा, यह प्रसाद का है। ठीक है, बाकी तो इन क्वेश्चन को आप जानते हैं। आगे हमने पात्र से यह क्वेश्चन लिया गया है, सेवा सदन उपन्यास का पात्र नहीं है। तो सेवा सदन उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं होगा? सुमन, गजाधर, शांता और सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं सूरदास नहीं होगा। सूरदास किससे संबंधित है? तो सूरदास रंगभूमि का पात्र है। ठीक है, रंगभूमि का पात्र है, सूरदास रंगभूमि का पात्र है इसमें। बाकी आप जानते हैं कि इसमें सूरदास हो गया, कुछ नाम इस प्रकार से हैं। रंगभूमि काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है पात्र में। ठीक है, एक तो सूरदास इसमें है, दूसरे इसमें जो सोपिया है और एक भगत सिंह है इसमें। ये और भी पात्र हैं इसमें, लेकिन ये 3 निश्चित तौर पर सूरदास, सोपिया और भगत सिंह, ये पात्र किसके हैं? रंगभूमि के हैं।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रस्मरती खंड काव्य में कितने अंक हैं? ए 5, बी 7, सी 6 और डी 3 अंक हैं। पहले तो रस्मरती दिनकर की है, ठीक है ना, दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। और रस्मरती क्या है? खंड काव्य है। तो 2 क्वेश्चन बन गए। इसमें कितने, रस्मरती में कितने खंड हैं? तो कितनी खंड होंगे रस्मरती में? तो इसका आंसर 7 का सही क्या होगा? इसमें 7 होंगे, यानी बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। दूसरा इनकी एक रचना है उर्वशी, जिसमें इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसमें जो है 5 हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट आप नोट रख लेना। उर्वशी, उर्वशी जो है इसमें 5 अंक है, इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। एक कुरुक्षेत्र भी इनका काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार पूछा जाता है, इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच के सरल भाषा को कहलाती है या कहते हैं, क्या कहलाती है हिंदी और उर्दू की भाषा? ए फारसी, बी हिंदुस्तानी, सी अरबी और डी दक्कनी या दक्कनी, दोनों शब्द आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी हिंदुस्तानी भाषा को कहेंगे हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा बोली को, ठीक है। लंबा प्रश्न पत्र है, इसलिए थोड़ा व्याख्या वहीं पर करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा आकलन मूल्यांकन करेंगे, जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें दर्शाना होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह संवाद किस उपन्यास का है? यह संवाद किस उपन्यास का है? ए महिला आंचल, बी बाण भट्ट की आत्मकथा, सी गोदान और डी शेखर एक जूनी। सारे आपके उसमें लगे हैं इसको छोड़कर, ठीक है। तो यह किस से संबंधित होगा? यह संवाद किस से संबंधित होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, ये नेट और अभी मैं देख रहा था किसी एग्जाम में पूछा गया था, झारखंड या बिहार में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आकलन कर दिया होगा 9 का, तो इसका सही आंसर होगा गोदान होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? गोदान होगा। अब देखो, गोदान काफ़ी प्रसिद्ध है। गोदान उपन्यास तो आप जानते हैं कि 1936 का है, प्रेमचंद का यह उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा आपको मालूम है, हजारी प्रसाद की, महिला आचार्य रेणु की है 54 की। ये बाण भट्ट की आत्मकथा कब की है? 46 की है। चलो अब गोदान पर बात कर लेते हैं कि गोदान एक महत्वपूर्ण है उपन्यासों में। अगर गोदान आंचलिक उपन्यासों में बात करें तो हम महिला आंचल को देखते हैं। हम पाश्चात्य और वर्तमान संस्कृति और नारी सम्मान की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। जिंदगी नामा पारिवारिक और पुत्र पारिवारिक संबंधों की बात करें तो जिंदगी नामा आपका बंटी, और किसान परिवार की बात करें तो जिंदगी नामा भी वहाँ पर आ जाता है, सांप्रदायिक से संबंधित भी आ जाता है। तमस है संप्रदाय से संबंधित। शेखर अपने जीवनी एक मनोवैज्ञानिक है। तो सबका अपना महत्व है, लेकिन गोदान एक इस प्रकार से काव्य है कि इस उपन्यास को एक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो इसीलिए नहीं दी गई है, इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें एक किसान परिवार को दर्शाया गया है और किस प्रकार से जो साहूकार थे, पहले सेठ हुआ करते थे, आम गरीब और निम्न तबके के वर्ग के व्यक्तियों का किस प्रकार शोषण किया करते थे, और सामर्थ्य होते हुए भी असमर्थ वह व्यक्ति बन जाता था। तो आप ये सारी कहानी जानते हैं। बस इसमें कुछ पॉइंट आपको देखना है कि यह पंक्ति किसने कही थी? तो यह कही थी मालती ने, ठीक है। अब देखो, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी आया था कि आजकल जिसको हम क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है ना। बिना शादी के ही, मतलब लड़की लड़के या पति पत्नी के रूप में आप रह सकते हो, पति पत्नी के रूप में तो नहीं कह सकते हैं। तो जैसे लिव इन रिलेशनशिप, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि आज का जो लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है वह पूर्व में 1936 में उसके दर्शन कहाँ पर होते हैं? हमें गोदान में होते हैं, ठीक है। उसके दर्शन कहाँ पर होते हैं? गोदान में होते हैं। और वह लिव इन रिलेशनशिप किसका था? एक तो मालती थी और दूसरा मेहता, ठीक है, मेहता। अब देखो, आप तो जानते हैं पात्रों का संवाद भी आप जानते हैं कि उसमें होरी है, होरी का बेटा गोबर है, झुरिया है, ये काफ़ी पात्र हैं उसमें। लेकिन उसमें 2 प्रकार के पात्र हैं, एक तो ग्रामीण पात्र हैं और दूसरा इसमें, पहला पॉइंट, ठीक है। यह संवाद किसने कहा या किसने कहा था? मालती ने कहा था, ठीक है।
लिव इन रिलेशनशिप के दर्शन कहाँ पर होते हैं? तो 1936 में इस प्रकार की कल्पना की गई थी, बताओ, ठीक है ना, जिसको आज आम बात हो चुकी है। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में यह है तो सही, लेकिन हम जहाँ संस्कृति, सभ्यता, अपने परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति की अगर बात करें तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज की एक बातें हैं, ठीक है। हमारा अधिकार नहीं कि हम किसी पॉइंट को इस पर अपना वक्तव्य दे सके। तो हाँ, पहला, यह संवाद मालती का है। मालती क्या है? मालती जो है डॉक्टर, एक स्त्री डॉक्टर है, जबकि मेहता क्या है? मेहता उसमें क्या है? मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से संवाद इन दोनों के बीच में चलता है। और कहानी की एक छोर तो हम ग्रामीण जीवन को दर्शाते हैं, दूसरी छोर उसमें दो प्रकार के पात्र भी हैं, एक ग्रामीण पात्र भी हैं और एक शहरी पात्र भी हैं। अब इसमें एक पॉइंट और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे एक सेमरी है, गाँव का वर्णन की बात करूं, और बेलारी है, ठीक है। ये बेलारी जो है, बेलारी गांव किसका है? तो आप नोट करेंगे कि बेलारी गांव जो है होरी का है, जबकि सेमरी गांव जो है अमरपाल का है। अमरपाल क्या है? जमींदार हैं। और होरी क्या है? अवध प्रांत का एक किसान है। होरी के पास मात्र एक गरीब किसान है और 5 बीघा जमीन उसमें उसके पास थी, लेकिन कर्ज में के कर्ज के तहत इतना दब जाता है कि सारी ज़मीन उसे अपनी गिरवी रखनी पड़ती है। तो कहानी काफ़ी लंबी है, बस आप इतना ही देख लेना कि इसमें ये पात्र भी हैं और इस प्रकार का संवाद होता है। वर्तमान परिस्थिति को उस बार भी दर्शाया गया था, क्योंकि आज जो कहानी उपन्यास हैं उनका संबंध वर्तमान में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तभी तो आपको शिक्षा मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिकाल को संधि या चारण काल का नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रेयर्सन और विश्वनाथ प्रताप मिश्र। तो किसने दिया था? संधि या चारण काल की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामकुमार वर्मा ने दिया था, ठीक है। अब देखो, चारण काल भी आपको कन्फ्यूजन बन रहा होगा यहाँ पर। चारण काल जो है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल दिया था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। बाकी रामचंद्र शुक्ल का आप जानते हैं कि वीर क्या था? वीर गाथा काल कहा था। विश्वनाथ ने वीर काव्य कहा था। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रख लेंगे। सभी से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, बहुत से अच्छा प्रैक्टिस सेट कोशिश की गई है। संपूर्ण वीडियो आप देखना, तभी आपका आंकलन हो पाएगा। आगे लोक उक्तियों से है, गढ़वाली लोक उक्तियों से है। लारा न लत्ता और चल कलकत्ता गढ़वाली लोक उक्ति का अर्थ होगा तो क्या होगा? ए, अपने पास कपड़े हैं और कलकत्ता जाना है। बी, अपने पास कपड़े तक नहीं और कलकत्ते की तैयारी। सी, कपड़े पहनकर के कलकत्ते की तैयारी नहीं करना। और डी है, अपने पास कपड़े तक और कलकत्ते की तैयारी। तो इसमें से कौन सा सही होगा इस लोकोक्ति का अर्थ? और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो इस ओर भी आपको ध्यान आकर्षित करना होगा अपना। तो इसका आंसर सही होगा बी 11 का, कि अपने पास कपड़े नहीं और कलकत्ते की तैयारी करने की बात कह रहा है, ठीक है। आगे है, अबोध बुंद बोगड़ा का नाटक नहीं है। माई का लाल, इसमें कर देना। बी, चक्रवाल। सी, पार्वती और डी, अंतिमगढ़। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा सी, यानी पार्वती नहीं होगा। बाकी इनके भूम्याल है, रणभंडार हैं, घूल है, कणखिल है, ये काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां ये इतिहास से संबंधित है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी नामक पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त। बी, लक्ष्मी सागर वासणे। सी, रामचंद्र शुक्ल और डी है राम विलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको तो पता है ना, ये ग्रंथ किसका था? तासी का था, गारसादा तासी का था, ठीक है। लेकिन इसका अनुवाद जो किया था तो किसने किया था? इसका अनुवाद 1952 में किया था ना, 1952 में किया था। तो इसका जो अनुवाद किया था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था।
देखो अब इसको जो नाम से किया था तो उन्होंने किस नाम से किया था, तो उन्होंने किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। कभी पुस्तक भी आ जाएगा तो आप इस प्रकार से नोट कर लेना, हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में। जबकि आप जानते हैं कि ये कब की है, ये पहला ग्रंथ है, ठीक है, इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है, 1939 में माना जाता है। और फिर इसका दूसरा भाग ही उसी समय 1947 में भी हुआ था, वो सॉरी 1847 में भी हुआ था। और फिर तीसरा भाग इसका कब हुआ था, 71 में हुआ था। तो आप इतना नोट कर लेना, 1839 नोट कर लेना, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर की बातें से फिर तो आपका माइंड फिर भार ज़्यादा आ जाएगा, तो आप सही नहीं कर पाओगे इसको। तो फिलहाल इतना ही कि जो संक्षिप्त हैं, जो मेन तथ्य हैं, उन तथ्यों को भी आप नोट रखें। फिर कथन कारण से थोड़ा हटकर है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। गोरदा के जीवन के संबंध में कहा गया है, तो क्या कहा गया है? ए, गोरदा का जन्म अगस्त 1972 अल्मोड़ा के यमुना दत्त वैद्य के घर में हुआ था। और बी, अल्मोड़ा लाल बाजार में संजीवनी औषधालय खोला था। किसने? गोरदा ने खोला था। अब गोरदा की भूमिका यहाँ पर कुमाऊनी साहित्य में इसी प्रकार से है जिस प्रकार से क्या था, हिंदी साहित्य में हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र कवि की उनको उपाधि मिली थी। और गौरदा को जो है आंसू कवि तो कहते थे, लेकिन भगनोलिया कवि उन्हें कहते थे। तो इससे आप तुलना कर सकते हो, कई बार चर्चा कर चुका हूँ, बाकी आप क्या समझ दें। तो ए बी दोनों सही, ए गलत और बी सही, ए बी दोनों गलत, ए सही और बी गलत। तो इसका आंसर ये अपने आप बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन अपने ही मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप निश्चित तौर पर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर लगा ही दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ए गलत है और बी सही है। अल्मोड़ा लाल बाजार में औषधालय खोला, निश्चित तौर पर खोला। जन्म भी उनका अगस्त 1972 में हुआ था, परंतु ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अल्मोड़ा में नहीं, देहरादून में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। दूसरा, यमुना दत्त के घर में नहीं, जमुना दत्त के घर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। बस यही कारण और कथन में यही होता है। और जब दो लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा व्याख्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी हमारा दिमाग एक ही तरफ चलता है कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बस एक समझ आपके पास विकसित करनी थी, तो निश्चित तौर पर आपको ये मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो आप मालूम हो चुका होगा आपको कि इनका जन्म जो है देहरादून में हुआ था और जमुना दत्त के यहाँ पर हुआ था, ठीक है। अब देखो, कई बार मैंने जब मार्च में यहाँ प्रश्न पहला प्रैक्टिस सेट डाला था, उसमें काफ़ी लोगों ने, व्यक्तियों ने सोच समझ कर भी कहा था कि इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं, इनका देहरादूनी में हुआ था। बशर्ते इनका मूल जो गांव है वो अल्मोड़ा में है। पाटिल पाटिया पाटिया है ना, और पाटिया के समीप एक है ल्यूनरा गांव है, जो कुमाऊं वाले वो समझते होंगे। पाटिया आप नोट कर लेना, इनका मूल निवास अल्मोड़ा में है। पाटिया ल्यूनरा गांव के ये मूल निवासी हैं, ठीक है। बाकी इनका जन्म देहरादूनी में हुआ था, इस चीज पॉइंट को आप नोट रख लेना। 15 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपाइयों का राजा कहा गया है? ठीक है, अभी आपने सुना कि चंद्रवरदाई को छपाइयों का राजा किसने कहा, अब क्वेश्चन बन चुका है। देखो, एक ही तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछा नहीं जाता, कुछ ना कुछ फेरबदल होता है। और 5-10 क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, बाकी तो आपको अपने दिमाग चलाने होगा प्रश्न पर। मिश्र बंधु विनोद, बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, सी शिव सिंह सरोज, और डी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो किस ग्रंथ में कहा गया था चंद्रवरदाई को? पहले ही रचना आपके सिलेबस में आदिकाल से लगा हुआ है, दूसरी रचना खुसरू लगी हुई है, फिर कबीर, तुलसी, सूर्य, जायसी ये लगे हुए हैं आदिकाल और भक्तिकाल में, बाकी आप जानते हैं। तो इससे बनता ही संभव है कि क्वेश्चन बनेगा ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी शिव सिंह सरोज। अब कितना कन्फ्यूजन बना होगा, आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि शिव सिंह सरोज ने ऐसा कहा था। अब यहाँ पर ग्रंथ आ गया तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने यहाँ आदिकाल को देखकर आदिकाल मार दिया होगा।
ठीक है। लेकिन ये बहुत बाद की रचना है, ठीक है। लगभग 1942 की लगभग की है ये, हजारी प्रसाद की है। मिश्र बंधु विनोद की 13 की है, 1913। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1919 का है, रामचंद्र शुक्ल का है। शिव सिंह सरोज का ही है, ठीक है। तो कई बार इस प्रकार की परिस्थिति आती है, तो इसलिए इन परिस्थितियों से उभरने के लिए हमें पहले ही तैयार होना होगा कि हम इस प्रकार से प्रश्नों को देख सके। और इन प्रश्नों से संभव यही होता है कि जब हम ध्यान देंगे तभी हमारा ध्यान जाएगा। हिंदी साहित्य का उद्भव आदिकाल 1952 था इसका, ठीक है। इनके तीन प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका है, ठीक है। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन निश्चित तौर पर बन गए कि मिश्र बंधु विनोद जो है आपका मिश्र बंधु का है 1913 की, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का है, रामचंद्र शुक्ल का है, शिव सिंह सरोज का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद का है। बस इसी ओर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हैं, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? महादेवी वर्मा, पंत, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल। तो किस कवि को नहीं हुआ? तो 16 का सही आंसर होगा डी, यानी केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ सिंह को हुआ था, ठीक है, केदारनाथ सिंह को हुआ था, केदारनाथ सिंह को प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे 16 का। देखो ये रचना जो है केदार इनको 13 में मिला था, ठीक है, 2013 में मिला था इनको। और महादेवी वर्मा जानते हैं कि पहला पंत जी को मिला था 1968 में 1968 में मिला था। महादेवी वर्मा पहली महिला थी जिन्हें जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट रख सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि 78 में इनको मिला था, 82 में इनको मिला था महादेवी वर्मा को। पहला 68 में मिला था, दूसरा इस प्रकार से भी आप क्रम से याद कर सकते हो, 68 कर सकते हो, फिर 72, फिर 78 और फिर 80। थोड़ा सा एक स्मृति को जगाने की कोशिश करेंगे। ये 78 है और फिर इसके अंतर्गत 82 है, ठीक है। ये क्रम है इसका। 68 है, 72 है, 78 है, 82 है पहला, ठीक है। पंत को मिला था, पंत को भी रामविलास शर्मा को मिला था, फिर आगे, और फिर 82 में किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। ये क्रम है इनका। और बाकी आगे आगे जैसे लास्ट में कृष्णा सोप्ती को प्राप्त हुआ था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे फिर कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। गढ़वाली साहित्य का प्रारंभ हर्षपुरी, हर्ष कृष्ण तथा कोटनाला की रचनाओं से माना जाता है। बी है, यह रचनाएं गढ़वाली पत्र तथा अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित के साथ कवि वचन सुधा और भारत मित्र में भी प्रकाशित हुई। काफ़ी देखो उसी आधार पर, ग्रुप सी के आधार पर बनाने की कोशिश की गई है। और निश्चित तौर पर मैं वही बात हजारी प्रसाद की बात कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कही थी रामचंद्र शुक्ल का और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, कि मैं 100 गुना इसी बात को दोहराऊंगा कि अब क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ऐसा बन सकता है। एक हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, ये इधर देहरादूनी में रहते हैं और ज़्यादा उनका उल्लेख क्या करूं, लेकिन उन्होंने पूर्व में मुझे कहा था कि सर इस प्रकार से पेपर बन सकता है, लेकिन मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा इस प्रकार से प्रश्न पत्र बन ही नहीं सकता है, इसका प्रश्न पत्र हल्का ही बनेगा, इतना इस लेवल पर नहीं बनेगा। लेकिन कल जब परसों हमने प्रश्न पत्र देखा तो निश्चित तौर पर मुझे अब यह कह सकता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न पत्र अब बनने निश्चित तौर पर बनेंगे, 100% बनेंगे। बस तो इसलिए हमें भी तैयारी करनी होगी इस आधार पर। तो क्या होगा, ए बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत, ए सही और बी गलत, बी सही और ए गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 17 का सही आंसर होगा, दोनों सही हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसका दोनों सही है। अब यहाँ आपको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जैसे आप गढ़वाली साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ से आप पढ़ते हैं कि हर्षपुरी,
हर्ष कृष्ण तथा कोडनाले की रचनाओं से गढ़वाली जो है साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। और गढ़वाली पत्र पत्र में तो हुआ ही, अल्मोड़ा अखबार भी काफ़ी प्रसिद्ध था, चर्चित था उस समय का। उसमें भी दोनों पत्रिकाएं उसमें भी इनकी रचनाएं छपती थी, कविताएं छपती थी, काव्य छपता था, जो भी भिन्न विधा से है। परंतु एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कवि वचन सुधा जो 68 का पत्र है और भारत मित्र पत्र में भी, पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और देखो कथन कारण से पूछेगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नाटक के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर मोहन राकेश और जगदीश चंद्र माथुर। तो तांबे के कीड़े के रचनाकार कौन है? तो तांबे के कीड़े के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर हैं। ये लघु नाटक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। भुवनेश्वर भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, नाटक विधा में लगा हुआ है, ठीक है। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व को लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है। ए हजारी रामचंद्र शुक्ल, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी हजारी प्रसाद और डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो क्वेश्चन का मॉडल आप ऐसा ना सोचे कि आपको क्वेश्चन आए, ये आप अच्छी तरह से जानते हो और जान के भी आप अनभिज्ञ अगर बनोगे तो निश्चित तौर पर इसका खामिजा आपको प्रश्न पेपर में भुगतना पड़ेगा। इसलिए हर प्रकार से अपनी तैयारी करो, अस्त्र शस्त्र से जिस प्रकार से भी होता है अपनी तैयारी करो। और क्वेश्चन का मॉडल एक ही रूप में नहीं बनता है, ये आप जान लेना। काव्य से बनेगा, हर किसी से बनेगा, पात्र से भी बनेगा, संवाद से भी बनेगा, हर तरीके से बनेगा। ऐसे नहीं वो सारे रचनाएं पूछेगा आपको, या काव्य का पूछेगा या नाटक, तो किसी न किसी रूप में बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद। एक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने जो है हर, जैसे आपने देखा संपादन भी किया तुलसीदास की रचनाओं का, जैसे आपने नेट में पढ़ा होगा, जायसी का किया, सूर का किया। लेकिन कबीर को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो उनके प्रति मतलब इतना, लेकिन समाज के रूप में, एक काव्य के रूप में, साहित्य के रूप में ज़्यादातर हजारी प्रसाद ने कबीर को लेकर उनसे संबंधित जो भी है साहित्य इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप कई बार पढ़ा भी होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपने। अगला प्रश्न है 20वां, भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है। ए अंधेर नगरी, बी रत्नावली, सी भारत भारती और डी नील देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 20 का? तो 20 का सही आंसर होगा रत्नावली, ठीक है। रत्नावली अनुदित नाटक है, ठीक है, ये मौखिक नाटक नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी आप जानते हैं 1880 की भारत दुर्दशा, और 1881 की कौन सी रचना है? अंधेर नगरी है। दोनों में 6-6 अंक हैं, ठीक है, और दोनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं। भारत दुर्दशा को लास्य और राशक नाटक भी कहा जाता है। 3 पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, 1923 ईस्वी में नागरिक प्रचारिणी सभा काशी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना तथा इनका प्रकाशन कितने खंडों में किया? 2, 5, 4 और 16। तो इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारिणी सभा ने 2 भागों में किया, ठीक है। और यही जो है रामचंद्र शुक्ल भी उनके 12 प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं ज़्यादातर। 22 नंबर का, निम्न में से कौन सा भूषण का ग्रंथ नहीं होगा? तो शिवराज भूषण, रतन बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास। तो कौन सी रचना नहीं होगी? तो 22 नंबर का इसका आंसर सही होगा, रतन बावनी नहीं है, ठीक है। इनका क्या है? शिवा बावनी है, शिवा बावनी, शिवा बावनी रचना इनके। भूषण आपके उसमें लगा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आपको सिलेबस से बाहर मिलेगा ही नहीं, बस जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में उन्हीं को लेकर प्रश्न पत्र बनाया गया है। 23 नंबर का, सांप तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? चौपाई, मुक्तक, सवैया, कवित। तो आप जानते हैं इसका आंसर मुक्तक होगा, ठीक है।
ये पंक्तियाँ किसकी है, आप कमेंट बॉक्स पर अपना मैसेज डाल सकते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? ए कर्तव्य, बी नियम, सी अधिकार और डी सूचना। यह प्रयोजनमूलक से है, तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य से कोई मतलब नहीं होगा 24 का। 25 नंबर का, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उस पत्र को कहते हैं अनुस्मरण, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश। तो उस पत्र को क्या कहेंगे? जो कोई भी पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है। तो 25 नंबर का सही होगा परिपत्र होगा। अगला रस से संबंधित है। रस और अनुभव के संबंध में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? रौद्र रस, फरसा लहराना, विभत्स रस, थूकना, सी भयानक रस, स्वेद और डी है श्रृंगार रस, विलाप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इसमें स्थायी भाव की बात नहीं कर रहा, फिर अपना दिमाग वहां मत दौड़ाना। ये अनुभव की बात कर रहा, अनुभव भी तो आता है। इस अनुभव से संबंधित क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? ये लेक्चरर में पूछा गया था 2018 में। आपने देखा हुआ कोई क्वेश्चन तो, और देखा नहीं होगा तो फिर देख लेना, पेपर में तो सब दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 26 का? तो 26 का सही आंसर होगा डी। ठीक है, देखो श्रृंगार रस का जो अनुभव है, तो श्रृंगार रस का अनुभव क्या हो सकता है? तो एक तो चुंबन है और आलिंगन है, कटाक्ष है। तो इन 3 पॉइंटों को आप चुंबन, आलिंगन और कटाक्ष आप नोट कर सकते हैं। जबकि विलाप जो है करुण रस का है। विलाप कहाँ पर होता है? करुण रस जहाँ पर होता है वहाँ पर विलाप, विलाप जो है अनुभव होता है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। 27 नंबर का, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, यमक, वक्रोक्ति। तो इसका सही आंसर आप जानते ही होंगे। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? ए यानी यमक अलंकार है, और सॉरी उपमा अलंकार है इसका। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार है, परंतु कौन सा उपमा है? उपमा के भी तो भेद है ना, तो इसमें उपमा की भेद क्या आएगी? तो लुप्तो उपमा आएगा इसमें। ठीक है, लुप्तो उपमा आएगा। ठीक है, ये पॉइंट को आप नोट कर लेना। अगर ज़्यादा जटिल अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से आ सकता है। 28 नंबर का, शतोत्तरी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं जगदीश गुप्त, जगदीश चतुर्वेदी, राजेंद्र प्रसाद, श्याम परमार। तो शतोत्तरी कविता के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है, गुप्त भी महत्वपूर्ण है। अब देखो, शतोत्तरी कविता का माना जाता है जो सन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, तो 1963 पूछा जाता है। और जगदीश चतुर्वेदी भूलेंगे नहीं। अगर जगदीश गुप्त आ गया, यही कन्फ्यूजन होता है, यही हमारा, क्योंकि दोनों में जब समानता होगी तो दिमाग इतना एग्जाम में नहीं कर पाता है। अभी आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, बोल के आपके दिमाग में बहुत कुछ दौड़ रहा होगा, उमंग जैसी आ रही होगी कि हाँ हमें भी करना चाहिए, हमें भी ऐसा पढ़ना चाहिए, हमें भी ऐसा बनना चाहिए, और हो जाएगा। लेकिन जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं, तो इसका आंसर हाँ जगदीश चतुर्वेदी 1963 शतोत्तरी, जबकि जगदीश गुप्त आएगा तो इनका संबंध अकविता से था। ठीक है, इनका संबंध अकविता से था। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे, अकविता को। कविता का जो आता है 1954 में। ठीक है, 1954 में आता है कविता, आप इसको भूलेंगे नहीं कविता। और 1963 में 14 कविताओं ने, अभिनय काव्य था एक ना, अभिनय काव्य, तो 14 उसमें कवि थे जो शतोत्तरी कविताओं में, तो उन्होंने अभिनय काव्य से एक पत्रिका और उसका संपादन किया। 30 नंबर का, कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है विषाद योग, निषाद, बांसुरी, भूत के पाँव और वाणी का क्षीर सागर। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर सी होगा, भूत के पाँव नहीं होगा। 31 नंबर का है,
बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध कविराज की सभा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए भारत मित्र, बी कविवचन सुधा, सी प्रजा मित्र और डी हिंदी प्रदीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा 31 का? तो 31 का सही आंसर होगा भारत मित्र होगा। ठीक है, ये लगा हुआ है आपके सिलेबस में। 32 नंबर का प्रश्न है, तत्सम और तद्भव के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखना, पहले तत्सम कहा गया है, उसके बाद तद्भव लिखा गया है। राजा का राय, पुराण का पुराना, शमशान का मरण, दुर्लभ का दूल्हा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 32 का आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसका आंसर सी नहीं होगा। शमशान का होता है, मरण नहीं होता है, मसान होता है, मसान, मसान होता है। ठीक है, शमशान का मसान होगा, उसका शमशान जो है तत्सम है और मसान उसका तद्भव होगा। पुराण भी है, राजा का राय भी है, और दूल्हा का दुर्लभ हो गया है ना। दूल्हा का दुर्लभ वर भी हो सकता है, लेकिन दुर्लभ है इसलिए ये दुर्लभ हो गया, इसको भी पॉइंट रखना। और तब तक दुर्लभ ही है, इसलिए रात दिन आप अध्ययन कीजिएगा, तो दुर्लभ से सुलभ बन जाएंगे आप लोग निश्चित तौर पर, अगर कुछ करेंगे तो। भाई इस पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बात थोड़ा देख लेना पास अपनी नज़र, उससे आप सभी समझदार हैं। मुझे लगता है कि इतना तो मैं सोच सकता हूँ कि जो प्रश्न पत्र अगर मैं बनाता हूँ तो निश्चित तौर पर आप निश्चित तौर से उन्हें नोट्स में अपना अंकित करते ही होंगे। 33 नंबर का है, किस शब्द में ब उपसर्ग नहीं है? अब देखो, बनाम, बदस्तूर, बखूबी, अब बदकर, बदकार, तो क्या नहीं होगा इसमें? तो इसका सही आंसर होगा बदकर नहीं होगा। ये बद जो है ना, ये बद भी उपसर्गी है ये। ठीक है, और ये सारे सर्ग जो हैं अरबी फारसी वाले उपसर्ग हैं ये। अब देखो किस शब्द में बा उपसर्ग है, कल भी मैं देख रहा था कि इस प्रकार से पूछा गया था कि किस में नहीं है, और यही क्वेश्चन जो है अभी आपने देखा होगा यू सेट में, उसमें पूछा गया था कि हिंदी का उपसर्ग नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो अरबी फारसी के उपसर्ग से मिलते जुलते हैं। इस पॉइंट को आपने नोट रखना है, वो अरबी फारसी के उपसर्गों से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए काफ़ी संस्कृत के उपसर्ग तो हमारे पहचान में आ जाते हैं, कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं हमारे पहचान में आ जाते हैं। लेकिन कहाँ पर दिक्कत होती है? जब हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, उर्दू मतलब ठीक है ना, या अरबी के भी वो कह सकते हैं उसको, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो कल भी इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं देख रहा था यू सेट में, तो आप जानते कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से, और अच्छे खासे लोगों ने उसको गलत कर दिया था। तो उसमें आया था ब से बना था उसमें, ठीक है, और अद से बना था उसमें। यू सेट की बात कर रहा हूँ मैं, कल भी इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देख रहा था मैं, कल परसों जो यू के SSC का पेपर था अभी, कि कौन सा नहीं है। अब देखो ये ब है ना, ये ब तो परेशान करेगा ही, इस ब से बहुत से उपसर्ग हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डालने की कोशिश की। एक तो ब है, एक तो बे है, एक तो बा है, एक तो बद है, ठीक है, एक बिल है, और एक जो है ये बिल है इसमें, ठीक है ना। तो बर, एक बर है। ये सारे किसके हैं? उर्दू अरबी के हैं। ब, बे, बा, बद है, बिल है और वर है, बर है। ये सारे किसके हैं? तो इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं। अब इस प्रकार से देखो यहाँ पर भी है, जैसे अ है, अन है, नी है और बिन। अब एक ही शब्द ऐसा है कि बस इस पॉइंट को आप नोट रख सकते हैं, अगर बिन आ गया तो ये शब्द जो है हिंदी का है। हिंदी के 10 शब्द हैं, अब उन्हें नोट कर सकते हैं। नी है, बर है, कु है, सु है, अद है, ओ है और दू है, ये शब्द जो है हिंदी के हैं, बाकी आप जानते हैं। 34 नंबर का है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 4, 8, 3, 5। तो रचना के आधार पर 3 भेद होंगे, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और कौन कौन से होंगे? तो कौन कौन से होंगे इसमें?
अगर आ गया इस प्रकार से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे सरल हो है, मिश्रित है, संयुक्त है। ठीक है, ये 3 भेद हैं। अब 8 भेद आपके नज़र में भी कहीं 8 भी आ रहा होगा आपका, तो 8 कहाँ से, अर्थ के आधार पर अगर आ गया, रचना के आधार पर आ गया तो 3 आ गया, और अर्थ के आधार पर आ गया तो वाक्य की बात कर रहा, शब्द की बात नहीं कर रहा ये। ठीक है, वाक्य की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, करना चाहिए। बेसिक चीज़ को हमें नहीं छोड़ना चाहिए साइड में। बाकी आपकी रणनीति काफ़ी बेहतर होगी, हमसे ज़्यादा होगी, कई विद्वान लोग होंगे, होंगे ही काफ़ी विद्वान लोग, क्योंकि हम किसी को पीछा नहीं मान सकते हैं। सबकी अपनी सामर्थ्य, अपने बल, अपने तौर तरीके से अध्ययन होता है। स्वरों का उच्चारण होता है, किससे होता है? व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, बिना किसी सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, तो स्वरों का उच्चारण होता है। तो स्वरों का उच्चारण होगा बिना सहायता से। ठीक है, स्वर तो स्वतंत्र हैं, तो उसको सहायता की जरूरत ही नहीं है, व्यंजन की तो कोई मतलब नहीं। हाँ, व्यंजन को स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, अनुनासिक का कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये कन्फ्यूजन निश्चित तौर पर रहा होगा। अनुस्वार का भी कोई हमें लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। तो इस पॉइंट को आप, जैसे आप जानते हैं कि इसके संबंध में और भी काफ़ी हैं, जैसे स्वर स्वतंत्र होते हैं, अक्षर तो वो दोनों होते हैं, अक्षरात्मक होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, घोष होते हैं। ये पॉइंट को थोड़ा नोट रख सकते हैं, आप रखे होंगे आप लोगों ने निश्चित तौर पर। अगला है, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है? संसदीय राजभाषा की अध्यक्षता करता है गृह मंत्रालय। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, आपने अनुच्छेद 349 में देखा होगा, 349 में देखा होगा, कोई भी विधेयक अगर राजभाषा से संबंधित है तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी ही लेनी पड़ेगी, तब तक वह कार्य नहीं होगा राजभाषा से संबंधित। 1955 में राष्ट्रपति के अनुसार ही तो वह विधेयक बना था, वो विधेयक बना था, आयोग बना था, राजभाषा आयोग बना था 1955 में। तो तब से यह कहा गया कि राजभाषा के संबंध में, जैसे आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में बहुत उस समय धरना प्रदर्शन हुआ था, और बड़े बड़े नेता वहाँ पर शहीद हो गए थे, तो राजभाषा के चक्कर में। तो तब इस प्रकार की बातें की। हाँ, एक बात आती है कि बुलाने की बात आएगी तो वहाँ पर राष्ट्रपति आएगा, अगर संसदीय राजभाषा की बात आएगी तो वहाँ पर प्रधानमंत्री आएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये तो आप भी जानते होंगे कि 349 में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। 343 में भी कहा गया है। 343 ए में क्या गया, देवनागरी होगी, राजभाषा होगी। अब देखो, राजभाषा है, कभी कभी राजभाषा में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो राज का राज्य से संबंध नहीं है, राज या प्रशासन से है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा, तो हम राज्य से नहीं ले सकते हैं उसका अर्थ, व्यापक रूप से ले सकते हैं हम उसका अर्थ। बाकी आपको मालूम है कि राजभाषा का उल्लेख 17 में किया गया है, और 343 से 351 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कोई और सब कुछ, हर एक, जो कुछ, किस प्रकार का सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम, संबंध, और निश्चयवाचक और संयुक्त सर्वनाम। तो ये किस प्रकार के सर्वनाम होंगे? तो यह होगा संयुक्त सर्वनाम होंगे। ठीक है, अब देखो, एक पॉइंट सर्वनाम हमारे पास लगा, संज्ञा, सर्वनाम, और क्रिया और क्रिया विशेषण आप लगे हुए हैं हमारे इसमें पाठ्यक्रम में, आप जानती हैं। पहले तो यह इसके 6 भेद आप नहीं भूलेंगे, और दूसरा आप पॉइंट यह भी नोट कर सकते, जो रूपांतर होता है वो पुरुष, वचन और कारक के आधार पर होता है। ठीक है, संज्ञा का जो होता है वो रूपांतर, सर्वनाम का रूपांतर किस पर होता है, किस आधार पर होता है? तो सर्वनाम का जो रूपांतर होता है वो इन 3 आधारों पर होता है। इस पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो आप इस पॉइंट को नोट रखेंगे ही रखेंगे। जबकि हम बात करें, ये पॉइंट आपको नोट करना ही होगा, देख सकते हैं आप, एक तो पुरुष हो गया, वचन, और तीसरा हो गया आपका कारक।
संज्ञा का रूपांतर होता है, जब सर्वनाम का रूपांतर होता है और संज्ञा की बात आएगी तो उसमें भी वचन आएगा, उसमें भी कारक आएगा, लेकिन उसमें पुरुष नहीं आएगा, उसमें लिंग आएगा। तो इन 3 रूपों में संज्ञा का होता है, उन 3 रूपों में किसका होता है? सर्वनाम का होता है। और बाकी आप बेहतर रूप से इसको जानते होंगे। बाकी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चय संबंध ये हैं। थर्टी 38 है, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ है। अर्थ होगा, क्या होगा? तीनों तरफ ध्यान देना, चारों ओर ध्यान देना, किसी और का ना रहना और सबके ऊपर ध्यान देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिशंकु होने का। ये त्रिशंकु क्या है? नाटक कहानी भी है। क्या है? नाटक भी है, कहानी भी है। तो इसका आंसर होगा किसी और ध्यान न देना। जब वो तीनों तरफ जैसे आजकल काफ़ी कुछ एग्जाम में ऐसे ही होता है कि अगर हमने बुक को देखे, प्रैक्टिस सेट देखे, किस यूट्यूब चैनल को देखे, कहाँ हमें बेहतर मिल रहा है, तो कई बार हमारा जो मेन मुद्दा है उससे हम काफ़ी भटक जाते हैं और तो वहाँ पर स्थिति अलग बन जाती है, विकट बन जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने संग्रह किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, उन तक पहुँचाने का कष्ट भी कीजिएगा, क्योंकि बेहतर और एक अच्छा ज्ञान सभी को उपलब्ध हो सके, सुलभ हो सके। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी बेहतर रूप से कर रहे होंगे, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा किताबों तक अगर प्रश्न पत्र की जटिलता आप देख रहे हैं, यूके SSC भी हमारा पेपर कराएगा, ग्रुप सी का इस प्रकार से करा, हिंदी का प्रश्न पत्र था, ज़्यादातर लड़के कह रहे थे मेरे 15, 16, 18 तो आए हैं, लेकिन 15, 17 से नहीं। अगर ग्रुप सी में ऐसा पूछ सकता है तो वहाँ पर भी पूछ सकता है। बशर्ते आपने यहाँ ये नहीं पढ़ा होगा, आप अच्छा कवर करोगे तो तैयार रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। हमें सामना करने के लिए हमें इतना मजबूत होना होगा कि आजकल बारिश आ रही है तो हम इस प्रकार से ना बहे, हम एक चट्टान की तरह होए रहे कि चाहे 1000 तूफान, बारिश कुछ भी आ जाए तो हमें भी इस तरीके से अपने को एक मजबूत स्थिति में लाना होगा। वो तभी होगा जब हम बेहतर रूप से अपना अध्ययन करेंगे, अध्ययन किताबों से भी करेंगे, रचनात्मक आधार भी करेंगे। तो मित्रों, इतना ही। प्रैक्टिस सेट कम आएगा क्योंकि सभी को अपना रचनात्मक अध्ययन करना है, समय कम है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।